हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 5 जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 अध्याय करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी भी हमने कवर करा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि 5 अक्टूबर को, माफ़ कीजिएगा, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है, जल वाष्प कहलाता है। बी कथन है, थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने की एक कृत्रिम अहाता होता है। 1 और 2 दोनों सही है, एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है, उसे जलवाष्प तो नहीं कहते, उसे जल चक्र कहते हैं। कथन गलत है। बी कथन है, थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है, ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पूछा था कौन सही है, तो सही आंसर हो जाएगा बी कथन। ठीक है, थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए, अपनी थलसाला खुद बना सकते हैं। करना क्या है यहाँ पे, कहता है एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाना है। जैसे एक जार ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, मिट्टी इसमें 1/4 डाल देनी है और उसके ऊपर एक लेयर बनानी है, किसका, ह्यूमस का। इस बार फिर बोल रहा है यहाँ पे कि पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, इसमें एक बड़ा सा पौधा लगाना है और किनारे किनारे पे छोटे छोटे पौधे लगाना है। ठीक है, इस बार फिर कह रहा है इसमें कि जल की फुहारें छिड़क देनी है, फुहारे छिड़कना है। इसके बाद इसको ढक्कन बंद कर देनी है। इस बार इसको धूप में रखनी, इस बार देखेंगे कुछ समय के बाद इसमें कि छोटे छोटे बूंद आपको नज़र में आएगा संग्रहित होकर के। ठीक है, जल की बूंदे के रूप में नीचे गिरना ये शुरू होता है, यही आपका थलसाला है। ठीक है, तो थलसाला एक्चुअली में है क्या ये, तो ये यह छोटे घर के पौधे रखने का एक कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ सवाल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया था, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और प्रसारित होता रहता है, उसे जलवाष्प कहते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से, जलवाष्प उसे नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं जल चक्र। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये जल चक्र का सबसे पहले यहाँ समुद्र सागर है, यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है, यहाँ फिर वाष्पीकरण होकर के फिर यहाँ पे ये इसका संग्रहित होने के बाद ये वर्षण के रूप में वर्षा होकर के ये वापस पृथ्वी पर वर्षा के रूप ले लेती हैं और फिर वापस ये नदी तालाबों में चली जाती हैं और फिर यहाँ से वाष्पीकरण होकर के फिर ये बादल का रूप लेता है, संघनित होकर के फिर से वर्षा कराती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका व्याख्या भी यहाँ पे लिखा गया है। बहुतों का डिमांड रहता है कि सर व्याख्या भी अच्छे से समझा दिया कीजिए, तो लीजिए समझा देते हैं। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम या हिमवृष्टि के रूप में भूमि या समुद्र पर नीचे गिरता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल लगातार अपनी स्वरूप को बदलता रहता है। ठीक है, और महासागरों और वायुमंडल और भूमि के बीच क्या होता है, प्रसारित होता है, फैलता रहता है, उसे ही जल चक्र के रूप में जाना जाता है। थलसाला छोटे घर के पौधों को रखने का एक क्या होता है, कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करें। महासागरें, नदियाँ, तालें, सोतें, हिमनद। सोतें एक्चुअली में आप जिससे गांव देहात के होंगे तो आपको पता होगा, जब भी आप पिकनिक के लिए जंगल की तरफ भागते होंगे, है ना, तो वहाँ पर देखते होंगे जो सोत जो कहते हैं, घर की सोत गए थे वहाँ पे पिकनिक मना करके आए, है ना, तो वो वाली सोतें को ही कह रहे हैं यहाँ पे। बहती नदियाँ,
ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये सोते हैं, ताल हैं, हिमनद है, नदियाँ हैं, महासागरें हैं। तो याद रखना है कि जहाँ पे पानी अक्सर बहते रहती है वो हमेशा ताज़े जल के स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए नदियाँ भी होगा, ताल भी होंगी, सोते भी होंगे, ठीक है, और हिमनद, ये सभी क्या हैं, ताज़े जल के मुख्य स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। बाकी व्याख्या भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, ताज़े जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, तालें, सोते, हिमनद हैं। महासागरों और समुद्रों में खारा जल होता है। देखिएगा, अलवन, अलवन मतलब जो कि लवण नहीं है। जल के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो नदी है, ताल है, सोते हैं और हिमनद है, और यही ताज़े जल के स्रोत भी हैं। महासागरों एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या तो जो खाने का उपयोग करते हैं हम लोग नमक, वो वाला होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महासागरों की औसत लवणता कितना होता है। महासागरों की औसत लवणता कितना होता है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम, या 35 भाग प्रति 100 ग्राम, या फिर 135 भाग प्रति 1000 ग्राम, या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, महासागरों की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है, अर्थात 1000 ग्राम में 35 भाग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिएगा, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। ठीक है, लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, लवणता क्या होती है। तो 1000 ग्राम जल, अगर 1000 ग्राम जल लेते हैं आप, ठीक है, या फिर 1 केजी कह सकते हैं, 1 केजी जल लेते हैं, उसमें जो नमक की मात्रा होती है उसे ही लवणता कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 1000 ग्राम या 1 केजी 1 ग्राम आपने क्या लिया है, जल लिया है। अब इसमें देखेंगे कि कितना इसमें लवण है, नमक की मात्रा कितनी है। ठीक है, उसे ही क्या कहा जाएगा, लवणता। ठीक है, तो आप कैसे इसको चेक कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, 1000 ग्राम हमने लेकर के आया जल, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको केतली में डाल करके उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। इसको जब तक बॉयल करेंगे, हीट करेंगे, जब तक इसका पूरा पानी वाष्प बन करके ना उड़ जाए। फिर जो बचा हुआ रहेगा कंटेंट, उसको फिर वजन माप लेंगे कितनी है। तो अगर समुद्र से ला करते, महासागर या समुद्र से लाते हैं, ठीक है, इस जल को 1000 ग्राम जल को, तो उसमें देखेंगे कि 35 भाग जो होगा 1000 ग्राम में से, वो क्या होगा, लवण होगा, अर्थात नमक देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, मृत सागर किस देश में स्थित है। बताना है आपको कि मृत सागर किस देश में स्थित है। सूडान, इजराइल, मिस्र, एक से अधिक होगा, या में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, ये है आपका इजराइल में। कहाँ पे है, इजराइल में है ये मृत सागर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल लेते हैं। चलिए सवाल आ गया, इजराइल के मृत सागर में कितना लवणता पाई जाती है। उसका वहाँ पे डिटेल्स हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे क्वेश्चन था ये वाला, इसीलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बताना है आपको कि इजराइल के मृत सागर में कितना लवणता पाई जाती है। 35 ग्राम प्रति लीटर, या फिर 345 ग्राम प्रति लीटर, या फिर 340 ग्राम प्रति लीटर, या फिर एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। ठीक है, अर्थात 1 लीटर अगर आप लेकर के आते हैं, 1 लीटर यहाँ से जल लेकर के आते हैं, उससे में देखेंगे कि 340 ग्राम प्रति लीटर आती है। 1 लीटर में 340 ग्राम आपको उसमें लवण देखने को मिलेगा। सोचिए देखिए कि औसत कितना होता है महासागरों में, 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में, लेकिन यहाँ देखिए 1 ही लीटर में कितना मिल रहा है आपको, 340 ग्राम। सोचिए कितना ज़्यादा ये यहाँ पे इसमें लवण की मात्रा है। इसमें आसानी से आप तैर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जिसमें डेंसिटी ज़्यादा होता है उसमें आसानी से तैरा जा सकता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें पल्लव कर सकते हैं, यानी कि आसानी से इसमें तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, हाई डेंसिटी बना देती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, सारे क्वेश्चंस को बनाया गया है। इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जैसे भी हो, व्याख्या के रूप में मिले या फिर क्वेश्चन के रूप में मिले, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए डोंट वरी, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस कंटिन्यू सारा जो क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसको देखिए। और एक स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर आप तो कथन वाले सवाल ज़्यादा लाते हैं। देखिए, कथन वाला सवाल आने के पीछे मेरा लॉजिक ये रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि उसको ऑब्जेक्टिव टाइप को बना ही नहीं जा सकता।
पहला तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब कि उसको क्वेश्चन से मतलब किससे होता है ना, ऑप्शन वाला जिसे होता है कि कथन वाला बिना बना ही नहीं जा सकता, है ना। जैसे ये वाला सवाल है, लहरें तब बनती है जब समुद्री तरफ उत्पन्न होती हैं, है ना, तो कैसे बना सकते हैं इसको। तो वही कोशिश करते हैं कथन वाला, वैसे तो एग्जाम में तो पूछा ही जाता है पहला चीज़, ठीक है। और दूसरा चीज़ है कि कथन वाला से क्या होता है कि उसमें हम एक ही क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाते हैं, एक ही सवाल में 4-5-6 क्वेश्चन जो होता है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन अगर इस तरह के सवाल लेकर के आते हैं तो देखिए यहाँ से कितना मिलेगा आपको, एक सवाल का आंसर मिला यहाँ से, लेकिन यहाँ से देखिएगा कि कथन वाला आ गया तो यहाँ पे देखिए 3-3 सवालों का जवाब मिलेगा आपको, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। इसीलिए ये ना सोचें कि सर ये कथन वाला क्वेश्चन क्यों लेकर के आते हैं, कथन वाला ही ज़्यादा आपको ज़्यादा आपको मतलब कि फ़ायदा होने वाला है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए लेते हैं सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि लहरें तब बनती हैं जब समुद्री सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। बी कथन है कि जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। अब इसको कैसे बनाइएगा, उस तरह का सवाल बन ही नहीं सकता। फिर है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, ठीक है। 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि लहरें तब बनती हैं जब समुद्री सतह पर तरंगें उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। बी कथन कह रहा है कि जितनी तेज पवनें चलती हैं, यानी जितना तेज हवा चलेगा तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती हैं, ये भी कथन सही है। और सी कथन कह रहा है कि 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, ये भी कथन सही है। वैसे देखा जाए तो अभी तक जो सबसे बड़ा जो तरंग देखने को मिली है सुनामी की वजह से वो 150 मीटर तक था, ठीक है। 150 मीटर तक मापी गई है अभी तक, जो सबसे अधिक है अभी तक का तरंग की ऊंचाई, ठीक है। बट यहाँ पे 15 मीटर तक की ऊंचाई तक ये विशाल ज्वारीय तरंगें उड़ सकती हैं। तीनों कथन यहाँ पे सही है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, से कुछ तो लिया गया था, जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जब समुद्री सतह पर पवन बहती हैं तब तरंगें उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती हैं तरंगें भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं, ठीक है। बाकी और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, देख लीजिएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। बताना है निम्नलिखित गतियों में से किसका परिणाम सुनामी हो सकता है। भूकंप, एक ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ये तीनों की वजह से सुनामी हो सकता है, चाहे भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी उद्गार हो जाए या फिर जल के नीचे कोई भूस्खलन हो जाए, इन तीनों की वजह से सुनामी आ सकती हैं। सही आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। ध्यान रखना है कि एक तूफान के दौरान तेज हवाएं चलने पर विशाल लहरें उत्पन्न होती हैं, इनसे अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे ही सुनामी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है अब इसी से संबंधित कि सुनामी शब्द किस भाषा का है। बताना है कि सुनामी शब्द किस भाषा का है, लैटिन, संस्कृत, जापानी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है सुनामी ये जापानी भाषा है, सुनामी शब्द जापानी भाषा का है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आप जानते हैं, से सवाल लिया गया था। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कहते हैं सुनामी का अर्थ क्या निकालते हैं हम लोग, पोताश्रय तरंगे। क्यों, क्योंकि सुनामी आने पर क्या होती है, पोताश्रय, यानी कि पोताश्रय जो होते हैं, यानी कि जो पोत का जो आश्रय जो घर होता है, यानी कि जहाँ पे पोत हम लोग जहाँ पर रखते हैं, खड़ा करते हैं, वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट सुनामी के बाद डूब गया था, कब। 2001 में, 2004 में, 2009 में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है ये 2004 में डूब गया था, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट देखेंगे कि सुनामी की वजह से क्या हुआ था, डूब गया था, कब, 2004 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस बुक से एक क्लिप, ये कटिंग है मेरे पास, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ से और भी सवाल बनाई जा सकती हैं, तो क्या क्या बनेगा खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या हुआ था इस सुनामी, ये सुनामी पृथ्वी पर जो तांडव आया था सुनामी की वजह से। तो ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र कहाँ थी, सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। यहाँ से पहले सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है इसका केंद्र कहाँ था, तो ये सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था।
इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर कितना मापी गई थी? 9.0 मापी गई थी। ये सारे सवाल बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया। महासागरीय तल का जो लगभग देखेंगे कि 10 से 20 मीटर क्या हो गया था? विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेटें के नीचे चले जाने की जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा और यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर पर घंटा की गति से आया था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी की जा सकती है। देखते हैं ना, आज हम लोग जो वायुयान जो चलते हुए देखते हैं वो कितना स्पीड रहता है? 700, 800, 900 तक का रहता है। तो इस सोचिए उस स्पीड से ये आई थी सुनामी और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः क्या हो गए थे? डूब गए थे। भारतीय सीमा का दूर जो है दक्षिणी बिंदु जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है ना, ये पूरी तरह से क्या होता डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम होती गई, जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 709 से लेकर 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, ठीक है, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इस सुनामी से। साथ ही साथ ध्यान रखना है, यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। ये 3 घंटा आपको याद रखना है। सुनामी का संकेत कितने घंटे पहले मिल सकता है? 3 घंटे पहले मिल सकता है। यह सवाल पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं अभी नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया बहुत ही कम होती हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे सवाल को बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अगर ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे तो लीजिए, इसी पर सवाल लिखे है आपके लिए। बताना है यहाँ पे कि 2004 के सुनामी के बारे में कौन सा कथन सही है, वे उस पर विचार करनी है। पहला है कि यह उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, ठीक है, ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 9.0 थी और भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, जिससे भूकंप उत्पन्न हुआ था। एक से अधिक कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि यह उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, हम लोग यहाँ पढ़े थे ना, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था, ठीक है। हमने कहा था ना कि एक एक लाइन अच्छे से सुनिएगा, वहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, यह उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। और ये रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता कितनी थी? 9.0, ये भी सही है। और भारतीय प्लेट बर्मा जो प्लेट के क्या यहाँ चली गई थी, उसके नीचे चली गई थी, जिससे ये भूकंप उत्पन्न हुआ था। तो ये भी कथन सही है। तीनों का कथन सही है। NCERT का पूरी तरीके से ये लाइन को उठाकर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 2004 की सुनामी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से नुकसान पहुंचाया था। 26 दिसंबर 2004, ये डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिकेंद्र कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर। रिएक्टर स्केल पर देखेंगे जिसका तीव्रता कितनी थी? 9.0। जैसे भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे गई, समुद्र तल में अचानक क्या हुई? हलचल हुई और इस कारण क्या होता? भूकंप आया था, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बी कथन है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। सी कथन है कि सिर्फ पूर्णिमा के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। एक से अधिक कथन सही है या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। बिल्कुल ही सही है। बी कथन है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ये भी कथन सही है।
ध्यान रखना है आपको कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उसी की वजह से पृथ्वी पर देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। उसी की वजह से देखेंगे जल क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है और फिर नीचे की ओर आता है। इसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। सी कथन है कि सिर्फ पूर्णिमा के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, दोनों ही दिन देखेंगे कि ये तीनों एक सीध में होते हैं। तो ये कथन गलत है। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ए और बी कथन सही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पूर्णिमा को ही नहीं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, दोनों ही दिन सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। ठीक है, बस यही याद रखना है कि पूर्णिमा के दिन देखेंगे पूरा चांद दिखेगा आपको, और अमावस्या के दिन अंधेरी रात होती है, उस दिन आपको चांद का कोई भी हिस्सा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना भी ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपने उच्चतम स्तर तक कर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो इसे उच्च ज्वार कहते हैं। जब जल अपने न्यूनतम स्तर तक आ जाता है और पीछे चला जाता है तो उसे निम्न ज्वार कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं, ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आता है। बी कथन है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं। यहाँ पे सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होना चाहिए था। ठीक है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं। 1 और 2 दोनों सही, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होते हैं तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप उच्च ज्वार आता है। ठीक है, ये कथन गलत है। यहाँ पे देखेंगे कि निम्न ज्वार आता है। ठीक है, और भी कथन है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, इसके परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आते हैं। ये भी कथन गलत है, यहाँ पे उच्च ज्वार होगा। ठीक है, अर्थात उच्च ज्वार की जगह पर निम्न ज्वार लिखा गया है, निम्न ज्वार की जगह पर उच्च ज्वार लिखा गया है, इसीलिए कथन दोनों यहाँ पे क्या है, गलत है। यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, ये ऑप्शन होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली स्थिति प्रथम चतुर्थांश में ये हमारा चला गया है इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लघु ज्वार भाटा होगा या फिर निम्न ज्वार भाटा होगा। ठीक है, ठीक यहाँ पे देखेंगे जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में आ गए हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे वृद्ध ज्वार भाटा। या फिर सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तभी एक ही सीध में है तो भी क्या होगा, यहाँ पे वृत्त ज्वार भाटा देखने को मिलेगा, अर्थात उच्च ज्वार भाटा देखने को मिलेगी। ठीक है, बस याद यही रखना है, ये वाला जो कंडीशन है, ये कौन सा कंडीशन है, ये कंडीशन है पूर्णिमा के दिन, और ये कंडीशन कौन सा दिन का है, ये कंडीशन हो गया आपका अमावस्या के दिन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि सिर्फ पूर्णिमा के दिनों में सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सिद्ध में होते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दिन देखेंगे तीनों एक सिद्ध में होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर देखेंगे कि पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा आपको दिखेगा, जबकि अमावस्या के दिन पूरा चंद्रमा गायब होता दिखेगा, यानी कि अंधेरी रात होती है उस दिन। ठीक है, तो यही है लघु ज्वार भाटा और वृद्ध ज्वार भाटा। अब ये भी कह सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन क्या होता है, वृद्ध ज्वार भाटा होता है, जबकि जब इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए तीन इस तरह से कोण बना रहा हो तो यहाँ पे निम्न ज्वार भाटा या फिर लघु ज्वार भाटा देखने को मिलती हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ पे कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, यानी कि एक तनाव बल महसूस करता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के तीनों एक सिद्ध में होते हैं और इस समय सबसे ऊँचे ज्वार उड़ते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार भी कहा जाता है। जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार यहाँ पे आता है। इसी को क्या कहा जाता है, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के फायदे हैं, बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के फायदे हैं, नौ संचालन, विद्युत उत्पादन, मछली पकड़ना, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो याद रखना है, जब उच्च ज्वार आता है ना तो नौ संचालन, विद्युत उत्पादन और मछली पकड़ना, ये तीनों के लिए फ़ायदे होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जब उच्च ज्वार आता है तो नाव चालक जो होते हैं तो उससे नाव को क्या करता है, किनारे की ओर धकेलता है, जिससे उसमें मदद मिलती है। विद्युत उत्पादन तो होगा ही, और मछली पकड़ना तो क्या होता है उस समय ना, कि जब उच्च ज्वार आते हैं तो मछलियाँ समुद्र के तट के किनारे पहुँच जाती हैं, जिससे मछली पकड़ना आसान हो जाता है। ठीक है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ठीक है। इससे जहाज़ों को अधिक से अधिक यहाँ पे बंदरगाह पर पहुंचने में मदद मिलती है। ठीक है। उच्च ज्वार पकड़ने में भी मदद करते हैं, यहाँ पे मछली होना चाहिए था। उच्च ज्वार के यहाँ बहुत सारी गलतियाँ लिखी गई हैं। ठीक है। इसको हम इसे छोड़िए, पूरा यहाँ पे डेटा गलत लिखा गया, बस आपको यह याद रखना है, जो बता दे रहे हैं सुन लीजिएगा फिर से। हम ये बता रहे हैं आपको कि उच्च ज्वार जो होता है ना, वो नौ संचालन में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है। और ये जल स्तर को क्या करते हैं, तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि जहाज को क्या करता है, बंदरगाह तक पहुँचाने में ये सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ क्या होती हैं कि जो तट के निकट आ जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, मछुआरे जो होते हैं बिना कठिनाई के आसानी से मछली पकड़ लेते हैं। ठीक है। और कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए भी किया जाता है। तो यही मोटी मोटी यहाँ पे बात लिखी गई है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में इसको हम सुधार करके आपको दे देंगे। बिल्कुल ही यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि क्या लिखा गया है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए इसको। ठीक है। बाकी हमने जो बताया उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, लेब्राडोर महासागरीय धारा गर्म जल धारा है। बी कथन है कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान करते हैं। सी कथन है कि ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं। उपरोक्त में से अधिक सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि लेब्राडोर महासागरीय धारा गर्म जल धारा है। कथन गलत है। याद रखना है कि लेब्राडोर एक गर्म धारा नहीं, एक ठंडी जल धारा है। ठीक है। तो गलत है। इसके बाद है कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान करते हैं। बिल्कुल कथन सही है। ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा भी गया था। ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वहाँ पे मछली पकड़ने के सर्वोत्तम क्षेत्र प्रदान करते हैं। बिल्कुल कथन सही है। सी कथन है कि ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों की ओर चलती हैं। गलत कथन है। ध्यान रखना है कि ठंडी महासागरीय धाराएं हमेशा इधर चलती हैं, भूमध्य रेखा की तरफ। ठीक है। भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, विषुवतीय रेखा की तरफ बढ़ती हैं, जबकि गर्म जल धाराएं जो होती हैं वो विषुवतीय रेखा से लेकर के किधर बढ़ती हैं, ध्रुवों की तरफ। तो ये भी कथन गलत है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशाओं में समुद्र की सतह पर निरंतर बहने वाली जल की धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के पास से निकलती हैं। ध्यान दीजिएगा, गर्म धाराएं कहाँ से निकलती हैं, भूमध्य रेखा, और किधर बढ़ती हैं, ध्रुवों की तरफ। वही बात करें कि ठंडी जल धाराएं कहाँ से निकलती हैं, उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निचले अक्षांशों तक ये पानी ले जाती हैं। ठीक है। और इसके बाद है कि महासागरीय धारा क्षेत्र के तापमान की स्थिति को प्रभावित करती हैं। वे क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक है। जापान के आसपास के समुद्र और उत्तरी अमेरिका के पूरी तट इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसका याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है। सोमाली धारा, गल्फ धारा, पेरू धारा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, सोमाली धारा और गल्फ धारा ये दोनों गर्म महासागरीय धाराएं हैं, जबकि पेरू धारा एक ही ठंडी जल धारा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे सोमाली धारा और गल्फ धारा ये दोनों कैसी धाराएं हैं, ये दोनों हैं गर्म जल धाराएं, जबकि पेरू धारा कैसी हैं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे लिस्ट है, इसको जरूर यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखिएगा, या पीडीएफ में अब तो मिल ही जाएगा आपको। देखिएगा गर्म महासागरीय धाराएं का यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे ठंडी महासागरीय धाराएं दी गई हैं। ठीक है। जैसे कि गल्फ धारा, कुरिसियो धारा, उत्तरी अटलांटिक अफवाह, ब्राज़ील धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, अगुल्हास धारा, सोमाली धारा, ये सभी गर्म महासागरीय धाराएं हैं। जबकि ठंडी महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं, लेब्राडोर, कैनारी, बेगोला धारा, ठीक है, हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा, अंटार्कटिक सरकमपोलर धारा है ना, और ये पेरू धारा, ये सभी कैसी धाराएं, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दे रखा है कि बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती हैं। इसके बाद है कि पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। और सी कथन है कि हम्बोल्ट द्वारा निचली के तट के रास्ते प्रभावित होती हैं। उपयुक्त में से अधिक सही है, इनमें से कोई नहीं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा। बेंगुला धारा हिंद महासागर में प्रभावित होती है, ये कथन गलत है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप पर, यहाँ पे है आपका बेंगुला धारा, कहाँ चला गया, इधर। ठीक है, ये वाला है बेंगुला धारा, जो कि अब देखेंगे कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रभावित होती है और एक ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, इस बार फिर कह रहा है यहाँ पे कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, जो कि यहाँ पे देखेंगे ये शीत धारा है। ठीक है, ये वाला शीत धारा है, इसे जो जा रहा है ना इधर से, ये शीत धारा है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा क्या है, एक ठंडी जलधारा है। तो ये कथन सही है। और ये भी कथन सही है कि हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होता है, ये भी कथन सही है। सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, हम्बोल्ट धारा जो है ना, देखिए इसी को कहा जाता है पेरू धारा। ये देखिए, ये है हम्बोल्ट धारा, जो कि पेरू धारा कहा जाता है। और ये कैसी धारा है, एक ये ठंडी धाराएं हैं। आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का जितना भी दिख रहा है ना, ये सभी शीत धाराएं हैं, जबकि जो रेड कलर का दिख रहा है वो सभी गर्म जल धाराएं हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। बताना है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती हैं। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा ये दोनों पाई जाती हैं, जबकि पेरू धारा अब देखेंगे कि ये प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, पेरू धारा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक था आपका गल्फ स्ट्रीम और दूसरा है ब्राज़ील धारा। देखिए जरा कहाँ पे है, आप देखेंगे कि ये है आपका गल्फ स्ट्रीम, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। और नीचे देखेंगे नीचे भाग को क्या कहते हैं, नीचे को कहते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील धारा क्या था, यहाँ पे दो ही था ना, हाँ, ब्राज़ील और गल्फ। तो देखेंगे यहाँ पे है गल्फ और नीचे है ब्राज़ील, और ये दोनों ये देखेंगे पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर ही है। ठीक है, नीचे वाला को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं। यहाँ पे तो आपसे ये तो पूछा नहीं है कि उत्तरी या दक्षिणी, सिर्फ आप बोला है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम और एक यहाँ पे देखेंगे ब्राज़ील, ये दोनों किस में हैं, ये दोनों अटलांटिक महासागर में स्थित है। जबकि आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला पेरू या फिर हम्बोल्ट जो धारा है कहाँ पे स्थित है, ये देखेंगे कि प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरू धारा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे कि धाराएं हैं। ठीक है, जैसे कि लेब्राडोर धारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ठंडी जल धारा है। ठीक है, और भी बहुत सारी धाराएं हैं, इसको आप PDF में एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, एक है अगुलास धारा, जो गर्म जल धाराएं हैं, इसको जरूर ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब धाराओं का नाम जरूर याद रखना है। एक यहाँ पे देखिए अलास्का धारा है, जो कि गर्म जल धारा है। ठीक है, तो यहाँ पे PDF में इसको एक बार जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, एक नहीं बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्वेश्चन ले पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक तो मैंने हम लिस्ट दे दिया है इसका कि कौन सा गर्म जलधाराएँ हैं और कौन सी ठंडी जलधाराएँ हैं। और एक बार अगर ये मैप अच्छे से देखिएगा, इस मैप को, तो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया 17 नंबर। चलिए 18 नंबर सवाल लेते हैं। सवाल है वायुमंडल में जल की प्रतिशतता कितनी है। बताना है कि वायुमंडल में जल की प्रतिशतता कितनी है। 0.0017% या फिर 0.0018% या फिर 0.0019%, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है वायुमंडल में जल की प्रतिशतता है 0.0019%। ठीक है, बाकी अब देखेंगे कि हमारे जो पृथ्वी पर जो जल की जो मात्रा है महासागरों में कितना स्थित है, 97.3%, जबकि बर्फ क्षेत्र कैसे ही हिमानी कह सकते हैं 2.0 यानी कि 2% लगभग स्थित है बर्फ के रूप में। भूमिगत जल भूमि के अंदर कितना है 0.68%। झीलों का अवलवन जल कितना है तो 0.009%। स्थलीय एवं समुद्र एवं नमकीन झीलें कितना है तो 0.009%। और यही सवाल था यहाँ पे वायुमंडल में कितना उपस्थित है तो ये है 0.0019%, यही सवाल था यहाँ पे। ठीक है,
और नदियों में कितना है, ये है 0.0001%, कुल मिला के 100%। तो यहाँ से किसी भी सवाल बन सकता है, किसी से भी किसी का भी सवाल लेके पूछा जा सकता है। हिमालय के रूप में कितना है, महासागर में कितने हैं, ठीक है, झीलों में कितना है, और वायुमंडल में कितनी है, नदियों में कितना परसेंट जल है। तो यहाँ से ज़रूर इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से सवाल बन सकता है और बनाया गया है, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से 18 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक करते हो जाइएगा, ठीक है। और चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि मिलेंगे फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।